अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल सैम्पलिंग स्पेस। चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाटा डिस्क्रिप्शन। चैप्टर नंबर 8 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग के लिए हमें सबसे पहले डिस्कस करना होता है पॉपुलेशन। ठीक है, डायरेक्ट हम सैंपल पे नहीं जा सकते, उसके लिए पहले हमने पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना होता है, देन हम फिर जाते हैं जी सैंपल पे। ठीक है, पॉपुलेशन हमारे पास क्या होता है? पॉपुलेशन हमारे पास होल डाटा होता है। जैसा कि सपोज दैट हम कॉलेज की चेयर्स की बात करें, तो कॉलेज में चेयर्स मतलब इकट्ठी पड़ी होती हैं सारी, उन्होंने कलेक्शन एक पड़ी होती है चेयर्स की। तो वो जब स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के लिए यूज करते हैं, तो जो उनमें से कुछ चेयर्स निकाल के रूम्स में रखी जाती हैं, वो आपके पास एक क्या बन जाता है? सैंपल बन जाता है। ठीक है, बाकी कॉलेज की सारी चेयर्स जो हैं वो आपके पास पॉपुलेशन होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स जो सिर्फ स्टडी के लिए यूज करते हैं वो हमारे पास एक सैंपल आ जाएगा। जैसे सपोज दैट सेकंड एग्जांपल ले तो एक डाई की बात की जाती है, या एक टॉस करते हैं, एक डाई को जब टॉस करते हैं तो उसमें से जब हम एक सबसेट ले लेते हैं, जो सबसेट हम लेते हैं वो हमारे पास सैंपल स्पेस ही होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग का यही मतलब है कि जब आप पॉपुलेशन में से कुछ चीजों को सिलेक्ट कर लेते हैं, सैंपल उठा लेते हैं, तो आपके पास रैंडम सैम्पलिंग होती है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, अ पर्सन ब्लड कैन बी क्लासिफाइड इन 8 वेज। ब्लड ग्रुप को 8 वेज में जो क्लासिफाइड किया गया है, ये हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग है, जिसमें ए बी और ओ पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे रैंडमली सैम्पलिंग इसकी की गई है। ठीक है, पॉपुलेशन एंड सैंपल, ये दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द टोटली ऑफ द ऑब्जर्वेशन विद विच वी आर कंसर्न। ठीक है, टोटली ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास होती है वो क्या होती है? पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे अभी मैंने आपको कॉलेज की चीज की बताई है, इसी तरीके से हम स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं, पूरे स्कूल में ले लेते हैं, या पूरे कॉलेज में ले लेते हैं, या फिर मरदमशुमारी की बात करें तो होल जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं वो पॉपुलेशन उसमें से होती है। फिर हम होम टू होम की जो ऑब्जर्वेशन देते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस में आ जाता है। इसी तरीके से ढेर एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हमें बहुत सारी पॉपुलेशन की और सैम्पलिंग की डेफिनेशन मिलती है। सैंपल क्या होता है? सैंपल हमने क्या लेना होता है? पॉपुलेशन में से एक सबसेट लेना होता है। तो अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में से जो हम सबसेट निकाल लेते हैं वो क्या होता है? हमारा सैंपल होता है। होल ऑब्जर्वेशन पॉपुलेशन एंड सबसेट इज कॉल्ड सैंपल। ठीक है, रैंडम सैंपल स्पेस की आपने डेफिनेशन 8.3 करनी है। लेट x1 x2 xn, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उसको x1 x2 xn का नाम दे दिया है, मतलब n तक है, एज जर्नल हम बता रहे हैं। be an independent random variable each having the sample probability distribution f of x. Define x1 x2 up to xn to be a random sample of size n from the population f of x, and write its joint probability distribution f of x 1 x2 up to xn is equals to f of x1 x2 और xn। ठीक है, पॉपुलेशन को हम कुछ चीजें कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसको हम न्यूमेरिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। न्यूमेरिकली मतलब उसको रियल नंबर्स में भी बता सकते हैं कितनी पॉपुलेशन है, इसमें से हमने सैंपल्स कितने लिए हैं। तो ये जो x1 x2 xn की वैल्यूज हैं, यहाँ पे n आपने 1 2 3 और वो वैल्यूज भी यूज करनी है जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाती है बात सम इम्पोर्टेंट स्टेटिस्टिक। ठीक है, अब स्टेटिस्टिक क्या होता है? आपने जो ऑब्जर्वेशन दी होती है उसमें क्या हम वैल्यूज करते हैं? x1 लेते हैं, x2 लेते हैं, x3 लेते हैं। तो सैम्पलिंग, उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? जब आपने उसको प्रोबेबिलिटी में डिफाइन कर देना होता है तो आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है, स्टेटिस्टिकली आप उसको डिफाइन करते हो।
जैसे सपोज दैट हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाती है x1 लेते हैं हम, x2 लेते हैं, ठीक है, x3 लेते हैं, तो देन आपने जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ x1, फिर आप x2 की प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी p ऑफ x2, फिर आप जितने भी नंबर्स होंगे प्रोबेबिलिटी x3 की चेक कर सकते हैं, p ऑफ x3। तो जब आपने ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके बतानी है तो आपके पास क्या होगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन स्टैटिस्टिक। क्लियर? अच्छा जी, डेफिनेशन नंबर 8.4, any function of the random variables constituting a random sample is called a statistic। ठीक है, आपके पास जो फंक्शन रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में होता है, उसको रैंडम सैंपल में जो आप कंस्ट्रक्ट करते हो वो आपके पास क्या होता है, स्टैटिस्टिक होता है। मतलब रैंडम वेरिएबल आप रियल नंबर्स के फॉर्म में उनको डिफाइन कर रहे होते हैं, तो जो रियल नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन करने के बाद आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं, तो वो आपके पास क्या होगी, स्टैटिस्टिक में होगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जैसा कि इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, पॉपुलेशन की बात की जा रही है, x1 x2 ऑब्जर्वेशन ली जा रही है, जाहिर सी बात है जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसका हमें मीन भी फाइंड आउट करना है, हमें उसका मीडियन भी फाइंड आउट करना है और उसका हमें मॉड भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे लोकेशंस ऑफ द मेजर ऑफ सैंपल। द सैंपल मीन, लोकेशंस का मतलब है कि आपने सैंपल्स को किन किन वेज में जो है डिफाइन करना है, तो उसको हम मीन बता सकते हैं, उसका मीडियन बता सकते हैं और उसका मॉड बता सकते हैं। ठीक है, मीन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन होगी। ऑब्जर्वेशन आपके पास एज अ जनरल इसमें डेफिनेशन में क्या बताई हुई है, x1 x2 x3 अप टू xn तक बताई हुई है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 9, इस तरीके से वैल्यूज आपके पास गिवन हो सकती हैं। तो सैंपल मीन फाइंड आउट करने का आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, x मीन इज इक्वल्स टू 1 ओवर n सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi। ठीक है, क्या मतलब है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपके पास होगी x1 x2 x3 xn तक, उन सबको आपने ऐड करना है और आप उसको n पे डिवाइड करोगे। ये आपके पास मीन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, मीन के बाद आ जाता है मीडियन। अब मीडियन जो आपने फाइंड करना है वो आपने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन होती है वो मे बी इवन भी हो सकती है, मे बी ऑड भी हो सकती है। ठीक है, आपके पास x1 x2 x3 up to xn तक जो वैल्यू हो सकती है, हो सकता है कुछ वो इवन हो सकता है कुछ वो ऑड हो। ठीक है, तो अगर इवन हो ऑड हो तो उन दोनों के लिए आपने डिफरेंट कैटेगरीज को यूज करना है। सैम्पलिंग मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन n जो है वो ऑड होती है, तो आपने क्या लेनी है, xn प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। xn प्लस वन डिवाइडेड टू का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। फिर एक्स एन प्लस वन का मतलब है कि एन जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी उसको वन में ऐड करके आपने टू पे डिवाइड करना है। फिर वो जिस पॉइंट पे नंबर आएगा आपने वहीं पे उसका मीडियन बनाना है। जैसे आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे जैसे ऑब्जर्वेशन आती है 2 आती है 3 आती है 5 आ जाती है 4 आ जाती है, आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको अरेंज करोगे, 2 करोगे 3 करोगे 4 करेंगे एंड 5 करेंगे। अब आपने ये ऑब्जर्वेशन चेक करनी है इवन आती है या ऑड आती है। 1 2 3 एंड 4 हमारे पास ये इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स के लिए आपने ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1/2 xn प्लस xn बाई टू प्लस xn बाई टू प्लस वन। मीन्स दैट आपने क्या करना है, xn प्लस वन, आप ऊपर भी इसको लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, प्लस x पावर n ओवर टू प्लस वन, n/2 प्लस वन और डिवाइडेड बाय इसके होल के नीचे 2 आता है। अब आपने x तो लिख लिया, n इसकी ऑब्जर्वेशन कितनी आती है, 1 2 3 एंड 4, 4 आती है। 4 प्लस आपने 1 करना है,
और उसको जितने भी नंबर्स होंगे उस पर डिवाइड कर लेंगे। सपोज दैट आपके पास 3 आ जाता है इसको डिवाइड करने के बाद, तो थर्ड पे जो आपकी वैल्यू होगी वो आपने इसमें लेनी है। फिर सेकंड को आप सॉल्व करोगे, इसमें जो भी वैल्यू आती है, इसमें जो थर्ड वैल्यू आती है ना, आपने याद रखना है कि उसी के बाद ही फोर्थ आएगी, क्योंकि n/2 वैल्यू आती है पहली, और दूसरी क्या आती है n/2 + 1। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास इसका आंसर आएगा उसमें 1 इंक्रीज करना है। तो मीन्स दैट अगर आपके पास वैल्यू थर्ड आती है तो उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, फोर्थ ही इसकी होगी। तो इस तरीके से आपने इन दोनों वैल्यूज को लिख के 2 पे डिवाइड करके देन आपने इसको बताना है कि हमारे पास इवन नंबर्स का ये मीडियन आता है। इवन को देख लिया और ऑड नंबर को देख लिया, और इसमें थर्ड बात आती है मॉड की। ठीक है, तो मॉड क्या होता है, आपके पास मोस्ट रिपीटेड नंबर जो होता है वो ऑब्जर्वेशन में वो मॉड होता है। जैसा कि क्वेश्चन में सपोज दैट वैल्यू होती है 2 ले लें, 2 3 4 5 है, तो 4 जो है वो 2 दफा आ रहा है, 3 दफा आ रहा है, 4 दफा आ रहा है, तो वो जितनी बार रिपीट नंबर हो रहा होगा वो आपके पास मॉड की वैल्यू होगी। अभी फर्दर हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोग लिखेंगे कि जो भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी उसको हम मॉड बोलेंगे। आपके पास एग्जांपल नंबर 8.1 है। द डाटा सेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो इसमें से पूछा जा सकता है कि आप इसका मीन फाइंड आउट करें, आप इसका मीडियन फाइंड करें या मॉड फाइंड करें, या आपके पास x1 x2 x3 x4 इस तरीके से सारी ऑब्जर्वेशन दी गई है। तो भी जो मैंने थोड़ा सा आपको सोल्यूशन करके बताया अकॉर्डिंगली, उसी के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल 1 है, सैंपल 2 है, तो दोनों के लिए आपने डिफरेंट दोनों के लिए अलग अलग मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन। नेक्स्ट इसमें आता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज। फर्स्ट हमने किया मीन, मीडियन एंड मॉड। अब हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे वेरिएंस कैसे फाइंड करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वेरिएंस फाइंड आउट करने का जो आपके पास फॉर्मूला है वो ये है, आपके पास ये आपने यूज करना है 1/n-1 सिग्मा। ये सम जो है ना, ये शो करता है कि आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन में वैल्यूज हैं उन सब को आपने ऐड करना है, x माइनस एक्स मीन होल स्केयर। ये वेरिएंस को फाइंड आउट करने का मेथड है। और अगर आप रेंज फाइंड आउट करना चाहते हो तो रेंज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, रेंज को फाइंड आउट करने का मेथड है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, रेंज को फाइंड आउट करने का मेथड है x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फार्मूले में, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। ठीक है, x मैक्सिमम मीन दैट ऑब्जर्वेशन में जितनी भी हाईएस्ट वैल्यू आती है वो आपके पास मैक्सिमम है, एंड x मीन्स दैट ऑब्जर्वेशन में जितनी भी सबसे कम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपके पास x मिनिमम की होगी। दोनों को आपने माइनस करना है तो आप यहाँ पे इसकी रेंज बता देंगे। ठीक है, और ये वेरिएंस भी हमने देख लिया, और देन यहाँ पे रेंज भी देख लिया। अब जो आपके पास थर्ड बात आती है वो क्या आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो जो भी आपने वेरिएंस का फार्मूला फाइंड आउट किया है आप सिंपली उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आप फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इसी स्क्वायर का आप कोई सोल्यूशन निकाल के उसी का स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बता दें उसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8.2, आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, अ कंपैरिजन ऑफ कॉफी prices at 4 randomly selected grocery store in सैन ये आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है 12 15 17 एंड 20। फाइंड क्या करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है एंड सैंपल ऑफ द प्राइस इंक्रीजिंग। वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, n-1 है, n को हमने ले ली ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या चाहिए, मीन चाहिए यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मीन फाइंड आउट करेंगे, बाद में इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय n आपने फॉर्मूला यूज करना है, सारी वैल्यूज को ऐड करें और फिर डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आता है 16। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को लें और इसमें पुट करते जाएं। 1/n-1 टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 4 है, इसी वजह से 4 - 1 किया तो
3 xi minus 16 xi means that I की वैल्यू जितनी भी होंगी वो आपने पुट करते जानी है। फर्स्ट 12 minus 16 होल स्क्वायर प्लस 15 minus 16 होल स्क्वायर, थर्ड वैल्यू 17 माइनस मीन जो भी आता है आपका 16 होल स्क्वायर को लास्ट में होगा, तो सबको प्लस माइनस करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। सपोज दैट आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो आप 34/3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 8.2 है जी, द लेंथ ऑफ टाइम इन मिनट्स दैट 10 पेशेंट्स विजिटेड आवर डॉक्टर ऑफिस बिफोर रिसीविंग ट्रीटमेंट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ऑब्जर्वेशन जी है 5, 11, 9, 5, 10, 15, 6, 10 and 5 and 10. Treating the data as a random sample, find mean, median and mode. आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी ऑब्जर्वेशन गिवन है, ऑब्जर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, मेन फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है और सॉरी मीडियन एंड मॉड, ये तीन चीजें आप फाइंड करेंगे। अभी मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी बताई हैं तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास सामने आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। डाटा जो गिवन है उसको हमने सामने लिख दिया है 5, 11, 9, 5, 10, 15, 6, 10, 5 एंड 10। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एन डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा एक्स एन डिवाइडेड बाय एन, ये फाइंड आउट किया है। सिग्मा का मतलब है, सम का मतलब है कि सारी वैल्यूज जो है आपने ऐड करना है। सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया आप लोगों ने और उसको कितने पे, एन पे डिवाइड कर लिए। एन मीन्स दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से काउंट कर लें। ठीक है, तो जो भी वैल्यू ऐड करके आती है 86, 86 को आप 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 8.6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ही बनती है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इसको डिवाइड करके 8.6 आंसर आ जाएगा। सेकंड आप लोगों ने फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था कि आपने क्या चेक करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, इवन आती है या ऑड आती है। तो इवन ऑब्जर्वेशन चेक कर लेते हैं, इवन है या ऑड है। इसको सबसे पहले आप अरेंज करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे और उसके बाद इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 मीन्स दैट ये आपके पास इवन ऑब्जर्वेशन है। तो इवन ऑब्जर्वेशन के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था, n प्लस बाई 2 का। तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है 10 है। 10 प्लस 1 करेंगे, 2 पे इसको डिवाइड करें तो क्या आता है आंसर 19.5 मिनिमम। n प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपने 2 करना है तो जो भी नंबर आएगा सपोज दैट आपके पास यहाँ पे आता है। आपके पास इसमें दो मेथड है। ठीक है, एक तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी इसको देख सकते हैं और दूसरा फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये मीडियन डायरेक्ट मैंने फाइंड आउट किया है, एक वैल्यू इस साइड से छोड़ दें, एक इस साइड से छोड़ दें, फिर 11 छोड़ दें, इधर से 5 छोड़ दें। इसी तरीके से सारी वैल्यूज छोड़ते जाएं, जो मिड में दो वैल्यू आती हैं उनको ऐड करके आप 2 पे डिवाइड करके इसकी वैल्यू को बता सकते हैं। एक ये चीज, और दूसरा अभी जो हमने बुक में फॉर्मूला देखा है आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड्स आप इसमें लगा सकते हैं। इवन में ये आप यूज कर सकते हो बट ऑड में ये वाला यूज नहीं होगा। सिर्फ इवन में आप लगा सकते हैं कि दोनों साइड्स पे वैल्यूज को जोड़ते जाएं
और देन आप जो है इसमें जो भी वैल्यू मिड में दो बचती हैं उनको ऐड करके टू पे डिवाइड कर दें। थर्ड बात आती है मॉड की। तो मॉड को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कहा था कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आती है वो आपको बतानी है। अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू पे से देखें 5 भी 3 टाइम आता है और 10 भी 3 टाइम आता है, तो मींस दैट 5 एंड 10 आपका मॉड हो गए यहाँ पे। अच्छा जी, नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक जो भी मैंने हैंड रिटन आपको दिखाया है वो मेथड मीडियन का, और दूसरा जो आप बुक के फॉर्मूले को अगर फॉलो करें तो ये वाला मेथड है। ठीक है, ये ये वाला आपने फॉर्मूला लगाना है 1/2 xn/2 प्लस xn/2 + 1। n/2 करें तो टोटल ऑब्जर्वेशन आपकी क्या आती है 10 आती है। 10/5 करेंगे, सॉरी 10/2, तो 2 5 क्या हो जाएगा 10। तो मीन्स दैट जो फिफ्थ पे वैल्यू आती है वो आपने लेनी है, तो फिफ्थ पे वैल्यू क्या आती है 9 आती है। ठीक है, मैंने बताया था जो फर्स्ट वैल्यू आती है बाद में उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, तो उसका मतलब है कि उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू भी है उसकी, तो उससे नेक्स्ट क्या आती है 10 आती है। आप करोगे फिर 9 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 9.5 आपका मीडियन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है द रिएक्शन टाइम्स फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ एन सब्जेक्ट्स दैट स्टिमुलेट वर रिकॉर्डेड आर 2.5 3.6 3.1 अप टू सो ऑन। ये आपके पास बेसिस वैल्यूज हैं सेकंड्स। कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन। ठीक है, सेम एज इट इज आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये फुल एक्सरसाइज जो है इसमें यही चीजें फाइंड करनी है, मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। मीन के लिए आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे इसको डिवाइड कर देंगे। मीडियन के लिए आपने चेक कर लेना है इवन है या ऑड है। सपोज दैट इसको चेक करते हैं कि आपकी इवन या ऑड है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 आ रही है तो आपके पास क्या आती है ये ऑड आती है। तो एक वैल्यू इधर से छोड़ दें, एक इधर से छोड़ दें, फिर ये छोड़ दें, फिर ये छोड़ दें, तो इसके मिड में सिर्फ एक वैल्यू बचेगी। तो जो वो एक वैल्यू बचेगी आप कह सकते हैं कि वो इसका मीडियन है। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला, वो आपने लगा के इसको चेक कर देना। नेक्स्ट 8.4 क्वेश्चन द नंबर ऑफ टिकट्स इशूड फॉर ट्रैफिक वायलेशन बाय 8 स्टेट टॉपर्स ड्राइविंग द मेमोरियल डे विकेंड 5 4 7 7 6 3 8 एंड 6। ये ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है। ठीक है, इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है इफ दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द टिकट्स इन इशूड बाय अ रैंडम सैंपल ऑफ 8। अब इसमें सैम्पलिंग कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। ठीक है, और आपने इसकी पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, मींस दैट वो भी आपने इसका मीन ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट 8.5 क्वेश्चन द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर ऑफ द ट्रू फॉल्स competency test of a random sample of 15 students। अब इसमें 15 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये जो आपके पास गिवन है ये खुद ही बता दिए ना 15 है। फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करेंगे और मॉड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मीडियन मीन एंड मॉड। फिर वही बात की जा रही है, मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है और मॉड फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, इन सब को ऐड करें 15 7 8 9 5 19 12। इन सब को आप ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे। देन आपके पास क्या होगा, फिर मीन आ जाएगा। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको आप अरेंज करोगे, अरेंज करने के बाद आप इसका मीडियन बताएंगे। बच्चे वो भी सेम चीजें इसमें आ रही हैं, तो अब हर सोल्यूशन मैं अभी नहीं करवाऊंगी, कुछ आपके लिए असाइनमेंट्स होंगी वो आप लोग सॉल्व करेंगे। जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, हमारे पास आती है पॉपुलेशन, आती है सैंपल आता है। ठीक है, पॉपुलेशन तो हमारे पास फुल ऑब्जर्वेशन होती है, सैंपल हम क्या लेते हैं उसमें से सबसेट जो लेते हैं हमारे पास वो सैंपल होता है। अब जो सैंपल होता है उसको जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके बताना है तो क्या आ जाती है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम रैंडम वेरिएबल को लिखते हैं, को रियल नंबर्स में डिफाइन करते हैं, 0 1 2, मतलब अगर टेल 2 टाइम आ रहा है तो उसको 2 लिख दिया, हेड 1 टाइम आ रहा है तो उसको 1 लिख दिया। तो जब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके स्टेटिस्टिकली आप उसको डिफाइन करते हो तो वो आपके पास क्या कहलाती है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ठीक है, the probability distribution of a statistic is called the sampling distribution। के स्टैटिस्टिक की जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेते हैं, जो नंबर अकर हो रहे होते हैं वो लेते हैं, और टोटल उसकी आउटकम की जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है वो हमने लेनी होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने मीन फाइंड आउट करना है और सेंट्रल लिमिट फाइंड आउट करनी है। मीन को फाइंड करने के लिए आपका वही सेम मेथड है, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जो इसमें डिफरेंट चीज है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या आता है वो अब हम देखते हैं। Central limit theorem effects mean is the mean of the random sample of size n taken from a population with mean and finite variance। ठीक है, इसमें mean और finite variance यूज होगा। Then the limiting from the distribution of z is equal to x mean minus mu divided by sigma over n। सैम्पलिंग लिमिट थ्योरम आपके पास क्या होता है, सैम्पल इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना उसको रैंडमली हमने सिलेक्ट कर लेना होता है। जैसे किसी स्पेस में से कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं, सैंपल की सिलेक्शन रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको जो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बताना होता है तो वो हमारे पास ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आता है। उसके लिए हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज करते हैं। इसमें आपके पास ये शेप यूज होती है, दरमियान में म्यू आता है और दोनों साइड पे इक्वल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दोनों साइड्स पे इक्वल वेरिएंस, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो लेते हैं वो दोनों का इक्वल होता है। ये डिफरेंट शेप्स आपके पास सामने गिवन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी सारी। जी नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस मतलब दोनों को आपने माइनस करना है जिसमें दो मीन्स हों। ठीक है, दो मीन कैसे होंगे, उसके लिए आप ये देखें म्यू एक्स मीन 1 माइनस एक्स टू मीन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स टू मीन और इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। अगर x1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ये उसका मीन है, अगर x2 लिखा होता है तो मीन्स दैट ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है और ये उसका मीन है। और अगर आपने ये मीन के लिए फॉर्मूला है ये, और अगर आपने वेरिएंस देखना है तो वेरिएंस के लिए आप क्या लिखोगे, वेरिएंस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 और वेरिएंस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी होंगे। Exercise question number 8.17। If all possible sample of size 16 are drawn from a normal population। अब यहाँ पे normal population की बात की जा रही है, शेप से ही आपको नजर आ गया होगा। With mean equal to 50 and standard deviation equal to 5। मीन आपने याद रखना है यहाँ पे 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 है। What is the probability that sample mean x mean will fall in the interval form। अब ये इंटरवल है। ठीक है, इंटरवल हमारे पास क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूस में हम लिमिट लेते हैं जैसे a लेसन x लेसन b है, तो ये वही वाला इंटरवल गिवन है। इसको हम उसमें x में प्रोबेबिलिटी में लिख के तो फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। assume that the sample mean can be measured to any degree of occur। ये आपके पास इंटरवल गिवन है, मीन कितना है 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 है, तो इसकी हमने इनइक्वालिटी को फाइंड आउट करना है।
अच्छा जी, solution आप लोग को सामने नजर आ रहा होगा। The probability, the observation random variable with normal distribution with mean 50 and standard deviation 5, ये given distribution है क्वेश्चन में, और number of observation कितनी है 16। ठीक है, अब इसके लिए जो हमने फार्मूला देखा तो क्या था, एक्स मीन माइनस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स। ठीक है, और एक इनइक्वालिटी जो इंटरवल गिवन है वो ये है, ये आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें ऐसे आपने क्या करना है, इंटरवल की जो वैल्यूज हैं वो आपने रखनी है, म्यू को आप इस साइड पे शिफ्ट कर दोगे। जब आप म्यू एक्स को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो एक्स मीन माइनस म्यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी आपने इस साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो ये वाली चीज आपके पास बनेगी। इस इनइक्वालिटी के बाद सिग्मा एक्स दोनों में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल आती है, z के इक्वल आती है, इसकी जगह हम लिखेंगे z। अब दोनों इनइक्वालिटीज को आपने सेपरेट कर लेना है और इसकी वैल्यूज चेक करनी है स्टेटिस्टिकल टेबल में से जो इस बुक के एंड पे लिखा होगा, उसमें आप चेक करोगे माइनस 0 पॉइंट में देखेंगे और फिर उसका जो फोर्थ पे नंबर होगा उसमें देखना है, वहां पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। अभी मैं आपको बताती हूँ वो टेबल भी, तो उधर से वैल्यू चेक करके आपने दोनों वैल्यूज को पुट करके इसको माइनस कर देना, तो आपके पास इस इनइक्वालिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.3159। ये अपेंडिक्स ए स्टेटिस्टिकल टेबल एंड प्रूफ्स, ये आपके सामने है, इधर से आपने इसकी वैल्यूज को चेक करना है। अब हमने माइनस वाली वैल्यू देखनी है कि माइनस वाली वैल्यू जो है वो कहाँ पे, ये आपके पास है माइनस वाली, माइनस 0.0 और माइनस 0.1। हमें 0 पॉइंट कहाँ पे चाहिए, माइनस 0.4 पे हमने देखनी है, माइनस 0.4 के बाद कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब है हमने जीरो में चेक करनी है, तो जीरो में क्या आएगी वैल्यू 0.334। ये इसके ऊपर नंबरिंग दी हुई है, आपने 1 में चेक करनी है, 2 में चेक करनी है, 3 4, ये इस तरीके से आप सारे यहाँ से चेक कर सकते हैं।